हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल इमेज ऑफ नॉलेज व आरके पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिडावल हिस्ट्री। मिडावल हिस्ट्री में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अरबों से। ठीक है, अरबों का आक्रमण। भारत में पहला अरबों का मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं और अच्छे तरीके से पूरे पिक्चर के साथ समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ तक कि हम डायग्राम के द्वारा भी आप लोग को बताऊंगा, इंडिया का मैप बना के उसके बाद समझाऊंगा किस प्रकार से भारत पे अटैक किया गया था अरबी मुस्लिम के द्वारा। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमें सपोर्ट करें। और पूरा का पूरा जो ये बना गया है, जितना भी डायग्राम बना जाता है इसमें, इस सारा का सारा एनसीईआरटी से लिया जाता टॉपिक है, इसलिए एनसीईआरटी के आधार पर पूरा टॉपिक को तैयार करवाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। चलिए, इसके पहले मैंने आपको क्या बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दी हूँ। आपका जो है एंशिएंट हिस्ट्री जो है आप लोग का पूरी तरीके से मैंने कंप्लीट करवा चुका हूँ। आप लोग पिछली वीडियो में जाके, जैसे कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म हो गया, महाजन पद, उसके बाद क्या बोलते हैं मगध साम्राज्य हो गया, गुप्त साम्राज्य हो गया, इस सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से हर्षवर्धन से लेकर हर टॉपिक को मैंने समझाया और साथ साथ उनका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी मैंने करवाया हूँ। आप लोग इस चैनल को फॉलो करके सब्सक्राइब करके आप लोग जाके पूरी वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे तरीके से सीरियल क्रम में पूरे एनसीईआरटी को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग को फिर एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इतना अच्छा से यहाँ पे समझा दिया जाएगा कि आप लोग इसको एक बार अगर इस स्लाइड को देख के पढ़ लेते हैं तो आप लोग को कहीं इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, हम आज मिडावल हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, जिसमें अरबों का आक्रमण है, जिसमें पहला आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। इन्हीं के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारत के सिंध पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, भारत पे आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, इस टॉपिक को जितने भी पढ़ने के लिए जो रावण का युद्ध जितना भी देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे आप लोग इस पिक्चर में जो देख रहे हैं, समुद्र के किनारे बहुत सारे नाव लगे हुए हैं, जहाज लगे हुए हैं, फिर यहाँ पे लड़ाई हो रहा है, यहाँ पे अपना परचम फहराया जाए, इस टॉपिक को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को मैप के द्वारा। उसमें आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और पूरी स्लाइड को तो बहुत सारे स्लाइड बने हुए हैं, जिसको कि हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अभी तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्लाइड के रूप में पहले समझने का प्रयास करते हैं कि पहले इंडिया पे अटैक किया कौन और कौन-कौन इंडिया पे कितने मुस्लिम आक्रमणकारी आए, जो कि इंडिया पे अटैक करके अपना वर्चस्व जमा के अपना पूरा राज्यपाट एकदम संभाल लिया, पूरा इंडिया पे कब्जा कर लिया था। तो समझने का अब यहाँ से प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले आया अरबी, सबसे पहले आया अरबी मुस्लिम, सबसे पहले आया अरबी मुस्लिम आया। यहाँ पे लिख देते हैं मुस्लिम आक्रमणकारी, मुस्लिम आक्रमणकारी। मुस्लिम आक्रमणकारी में सबसे पहले अरबी मुस्लिम आया, उसके बाद तुर्की मुस्लिम आया। ये जो इंडिया पे अटैक किया था, सबसे पहले कौन किया था? किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में, भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी जो है भारत पर अटैक किया, तो सबसे पहले अरबी किया था, अरबी मुस्लिम, उसके बाद तुर्की मुस्लिम किया था। इस प्रकार से समझते जाना है आप लोग को क्या क्या हुआ था। उसके बाद अरबी मुस्लिम में सबसे पहले आया था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इस प्रकार से आया था। और तुर्की मुस्लिम में आया था, देख सकते हैं, तुर्की मुस्लिम में आपका आया था सुबुक्तगिन, सुबुक्त सुबुक्तगिन आया था। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं थोड़ा सा, सुबुक्तगिन आया था, सुबुक्तगिन आया। और सुबुक्तगिन का ही पुत्र कौन था? महमूद, महमूद गजनी। इसी का पुत्र का नाम क्या था? महमूद गजनी। और इधर इस साइड आया था एक मोहम्मद, मोहम्मद गौरी। ये भी क्या था? तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारी था। ठीक है, और ये आया था 712 ईस्वी में अटैक किया था। ठीक है, ये मोहम्मद बिन कासिम जो है 712 ईस्वी में अटैक किया था इंडिया पर। और सुबुक्तगिन 986 ईस्वी में
पंजाब पर अटैक किया था। ठीक है, कहाँ किया था? पंजाब पे अटैक किया था। और उस समय राजा थे, उस समय इन भारत के राजा थे उस टाइम। तो कौन थे? जयपाल था। उसको लिख देते हैं राजा जयपाल। इन्हीं के समय सुबुक्तगिन ने क्या किया? इन्हीं के समय सुबुक्तगिन ने अटैक किया 986 में और राजा जयपाल को पराजित कर दिया था। ठीक है, और सुबुक्तगिन यहाँ से कई सारे सामान, जितने भी धन दौलत थे, सब कुछ लूट के चले गए थे 986 में। इस बात को आप लोग समझ गए? देखिए, अब क्रम आप लोग समझ जाइए। भारत पे जो इस प्रकार, देखिए ये जो हम पढ़ने वाले हैं पूरी स्लाइड में, ये किस प्रकार से कैसे आए थे, तो इसकी डिटेल तो हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग फ्रेमिंग करके समझ लेते हैं कि कौन कौन पहले आया था। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे समझा रहे हैं। देखिए, मुस्लिम आक्रमणकारी जो भारत पे अटैक किया था, सबसे पहला था 712 ईस्वी की बात है। उस समय अरबी मुस्लिम था। अरबी मुस्लिम में मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था, सबसे पहला अटैक किया था भारत पे। ठीक है, भारत के सिंध पे किया था, जो कि राजा दाहिर था। हम पूरी डिटेल में अभी स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर पे अटैक किया, वो सिंध के एरिया पे। कौन सा एरिया था? देखिए, इस प्रकार से एरिया था। मैं थोड़ी सी समझाने का प्रयास करता हूँ। इस प्रकार से ये जो मोहम्मद बिन कासिम थे, यहाँ से अटैक किया था, यहाँ पे सिंध था। ठीक है, यहीं पे क्या था? सिंध था। और यहीं पे अटैक किया था, यहीं पे राजा दाहिर को मार दिया था और यहाँ पे बहुत तबाही मचा। यहीं पे ये अपना नींव डाल दिए थे। इसके बाद आधिपत्य लगभग हमको लगता है 100 100 साल से 100 साल से ज्यादा यहाँ पे शासन किया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। इस मतलब ये अरबी मुस्लिम के द्वारा 100 साल से ज्यादा यहाँ पे शासन किया गया था। ठीक है, तो आप लोग को मैं फ्रेमिंग के द्वारा पहले समझा देता हूँ। उसके बाद इसका कहानी खत्म हो गया, तो फिर ये तो चले गए रिटर्न होके। उसके बाद आते हैं तुर्की मुस्लिम। तुर्की मुस्लिम में सबसे पहले सुबुक्तगिन ने अटैक किया। कहाँ पे किया? तो पंजाब में किया था, इंडिया के पंजाब में किया था। और वहाँ के राजा कौन थे? राजा जयपाल 986 ईस्वी में किया था। फिर उसके बाद आता है महमूद गजनी। इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत तबाही मचाया था इंडिया में। ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिर इसके जाने के बाद फिर कौन आते हैं? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी क्या करते हैं? इंडिया पे तो शासन करते हैं, और करके ये भी रिटर्न हो जाते हैं। ये कहाँ चले जाते हैं? अफगान रिटर्न हो जाते हैं। लेकिन ये करते क्या है? ये अपने गुलाम को यहाँ पर शासन करने के लिए छोड़ देते हैं। इसके गुलाम का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन। हम लोग पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम का व्यक्ति था। यही क्या करते हैं? गुलाम वंश की स्थापना कर देते हैं इंडिया में। गुलाम वंश की स्थापना कर देते हैं कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का, जो कि कौन था? तुर्की मुस्लिम था। और ये तो रिटर्न हो जाते, ये तो चले जाते हैं इंडिया से मोहम्मद गौरी, लेकिन ये गुलाम को अपने छोड़ देते हैं यहाँ पर। यहीं पे अपना कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करता है, और ये सीरियल क्रम में चलते जाता है, जो कि दिल्ली सल्तनत में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मिडावल हिस्ट्री में। तो यहाँ तक में आप लोग को कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। इस फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? अभी हम लोग जस्ट पढ़ने वाले हैं अरबी मुस्लिम के बारे में, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम के पूरा डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तब अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तुर्की मुस्लिम के बारे में, जिसमें हम लोग सुबुक्तगिन से लेके महमूद गजनी से लेके मोहम्मद गौरी तक को पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस बात को समझते हैं कि देखिए, भारत के सिंध पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, आगे है इसका तात्कालीन कारण क्या था? जो अटैक जो किया था इंडिया पे, उसका तात्कालीन क्या कारण आखिर क्या था? तो सिंध के पास एक देवल नामक स्थान पर समुद्री लुटेरों ने श्रीलंका से आ रहे जहाजों को लूट लिया। ठीक है, सिंध से मतलब सिंध के पास जो है ना, देवल नामक एक जगह था। समुद्री लुटेरों ने क्या कर दिया? श्रीलंका से आ रहे जहाजों को लूट लिया। तो किसका जहाज था? वो जहाज था मोहम्मद बिन कासिम का। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम का जहाज था, उसी को यहाँ के लुटेरों ने लूट लिया। अब उससे आक्रोशित होकर मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? सिंध के राजा पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया। और वहाँ जो वो जो अटैक किया, तो उस युद्ध को क्या कहा गया? रावण का युद्ध कहा गया। ठीक है, उस युद्ध को क्या कहा गया? रावण का युद्ध, जिसमें से राजा दाहिर को मार डाला। अब इस चीज को हम अच्छे तरीके से समझते हैं कि किस प्रकार से मैपिंग के द्वारा कि किस प्रकार से अटैक किया था और क्या कारण था कि भारत पे अटैक किया गया। ये तो तत्कालीन कारण था कि किस कारण से अटैक किया, लेकिन अब हम लोग पूरा डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से अटैक किया था। देखिए, हम लोग इंडिया का पहले मैप बनाते हैं, उसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग किसी प्रकार से इंडिया का मैप बनाने का प्रयास करते हैं।
इंडिया का मैप बनाने के बाद तब जाके हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से और कहाँ पे अटैक किया था, किस एरिया में अटैक किया था। ये इंडिया का मैप बन गया, जैसे भी बना है आप लोग देख सकते हैं, इंडिया का मैप है। इसमें से यहाँ पे क्या था, श्रीलंका था। इस एरिया पे क्या था, श्रीलंका है, श्रीलंका। यहाँ पे श्रीलंका है, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, मोतियों का देश। मोती ज्यादा, मोतियों का देश बोलते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा धन संपत्ति था, यहाँ पे सबसे ज्यादा, ठीक है, क्योंकि मोतियों का देश था। तो ये सबसे ज्यादा यहाँ पे मोती वगैरह बहुत कीमती होते थे, यहाँ था। तो अब देखिए, अब यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं कैसे मुस्लिम आक्रमणकारी जो है 700, बात यहाँ पे 712 ईस्वी के, 712 ईस्वी की बात है। इस समय क्या थे, यहाँ पे एक खलीफा नाम का एक राजा रहता। क्या रहता था, खलीफा नाम का एक राजा। खलीफा पद था, जैसे कि हम लोग का राजा होता है ना पद, जैसे खलीफा पद था, तो खलीफा को क्या समझ सके, राजा, एक तरह का राजा था। तो खलीफा एक पद था जिसको कि हम लोग राजा कहते हैं। और ये किस एरिया में था, तो यहाँ पड़ता है फारस, जिसको कि हम लोग कहते हैं ईरान। इसको कि हम लोग क्या कहते हैं, ईरान, ठीक है, जिसको कि हम लोग ईरान कहते हैं। ये खलीफा नाम का राजा था, ठीक है। इसने एक टीम का गठन किया। इसने क्या किया, एक टीम का गठन किया। एक सेकंड, यहाँ पर देखिए, इसने एक टीम का गठन किया और टीम का गठन करके एक टीम तैयार किया। उस टीम को यहाँ से लूटने के लिए, इस श्रीलंका को लूटने के लिए यहाँ से जहाज भेजा और यहाँ पे बहुत सारा मार काट पूरा किया, करवाया। यही खलीफा जो है, राजा थे यहाँ के, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक टीम भेजा यहाँ पे मार काट करने के लिए, पूरा धन संपत्ति लूटने। क्योंकि देखिए, ये लोग जितने भी थे, जितने भी तुर्की मुस्लिम चाहे अरबी मुस्लिम जितने भी थे, ये सब क्या करते थे, सिर्फ लूट पाट करना था इसका काम। और यहाँ पे जितने भी चीज इसको पसंद आया, उस सब चीज को लेके चले आते थे, जितना भी चीज इसको सक्षम था। तो ये सब क्या करने आए, लूट मार करने के लिए आए। यहाँ पे पूरा लूटा जबरदस्त तरीके से, और पूरे जहाज को, पूरी शिप को क्या कर लिया, भर लिया। और यहाँ तक कि यहाँ से जितने सारी महिलाओं भी जो था, महिलाएं जो होती थी ना, उन सभी को ये क्या कर लिए, बंदी बना के अपने साथ लेके यहाँ से चले, ठीक है। और बाकी बात, महिलाओं को तो यहाँ से लेके चले ही, साथ साथ जितने भी गुलाम, जितने भी पुरुष वर्ग के लोग थे, उनको भी लोग क्या किए, गुलाम बना करके यहाँ से लेके जाते थे, ठीक है। तो यहाँ से जब रिटर्निंग के क्रम में, जब ये रिटर्न होता है, जब ये रिटर्निंग होने लगा यहाँ पे आने के लिए, तो यहाँ पे एक जगह था, देवल नामक जगह था। यहाँ पे देवल नामक जगह था, जो कि सिंध के प्रांत में पड़ता है, जो कि सिंध के प्रांत में पड़ता है। इस एरिया में क्या हुआ था कि इस एरिया में कुछ लुटेरा था। यहाँ पे कुछ लुटेरा इस एरिया को, ये जो रिटर्निंग जब हो रहा था यहाँ से, ये जो रिटर्निंग हो रहा था, यहाँ पे इसके जहाज को लूट लिया। किसके जहाज को, ये जो खलीफा राजा थे, ये अपना टीम भेजे थे कहाँ पे, श्रीलंका भेजे थे। और यहाँ पे बहुत सारा धन संपत्ति लूट के, और यहाँ से जितने सारी महिलाओं से लेके जितने भी पुरुष, सबको क्या कर गया, बंदी बना के, अधिकांश मात्रा में, जिसको कि गुलाम, देखिए जितने भी पुरुष वर्ग के पुरुष लोग थे, उन सभी को क्या करवाते थे, यहाँ से ले जाकर यहाँ पे मजदूरी करवाते थे। पुरुष को क्या करवाते थे, मजदूरी करवाते थे, ठीक है, उससे काम करवाते थे। और जितने भी महिलाओं को लेके जाते थे, जितने भी महिलाओं को ये सब लूट के आते थे, उन सभी को एक हरम दल हुआ करता था इसके एरिया में, हरम दल, ठीक है, हरम दल होता था, उसमें ये सबको रखे जाते थे। हरम दल एक तरह का होता है, जिस प्रकार की सभी महिलाओं को यहाँ से लूट के ले जाते थे और यहाँ पे हरम दल में रखा जाता था। और हरम दल में राजा के अनुकूल जो भी उसके साथ, जो भी बिहेवियर करना हुआ, जो भी उसके साथ व्यवहार करना हो राजा को, वो इनके साथ कर सकते थे, महिलाओं के साथ। एक हरम दल नाम का एक जगह बना दिया जाता था, एक घर के रूप में बनाया जाता था, जिसमें सभी महिलाओं को रखा जाता, और राजा के अनुकूल जो भी उसका मन होगा वो कर सकता था, ठीक है। देखिए, आप लोग को हम हरम दल दिखा सकते हैं। हरम दल इस प्रकार का होता था। कहाँ, यही है हरम दल, देखिए। इस प्रकार से जितने भी महिलाओं को लूट के लेके जाया कर से सकते थे, बंदी बनाकर, उस महिलाओं को इसी क्रम में यहाँ पे रखे जाते थे। और इस पे किसका अधिकार चलता था, वहां के जितने भी राजा के अनुकूल जो भी वो चाहते थे, इनके साथ उस तरह के व्यवहार कर सकते थे, ठीक है। आप लोग हरम दल देख लिए किस प्रकार के होते थे। चलिए, तो आप लोग हम लोग टॉपिक यहाँ पे हैं, कहाँ पे थे,
हाँ, देखिए, तो यहाँ पे था क्या कि यहाँ से जब रिटर्न होते थे तो यहाँ पे महिलाओं के साथ इस तरह के हरम-दल में रखा जाता था, और जितने भी पुरुष को लेके जाते थे, तो मज़दूरी वहाँ पे करवाते थे। यहाँ तक आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगा। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें, क्योंकि पूरा का पूरा एनसीईआरटी के तौर पे आप लोग को पूरा डिटेल में समझाया जा रहा है। अगर एक बार आप लोग इसे पढ़ लिए ना एक डायग्राम के रूप में, आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा तो आप लोग को जीवन में कभी भूलिएगा ना, और कभी भी कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको। कंफ्यूज नहीं होइएगा कि क्या क्वेश्चन का क्या, क्योंकि हम पूरा डिटेल में लेके जा रहे हैं, ठीक है। और अच्छे तरीके पूरा एनसीईआरटी का नोबल और पूरी चैप्टर को इसी क्रम में हमने एंशिएंट हिस्ट्री को भी पढ़ाया, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कर लें और देखें। तो बात यहाँ तक ये हुआ था, जब ये रिटर्निंग होने लगा था, यहाँ सामान लेके जब वो रिटर्निंग होने लगा, यहाँ पे क्या हुआ था, कुछ लुटेरों ने क्या कर लिया, यहाँ का सामान लूट लिया। जब लूट सामान लिया, तो अब यहाँ पे इसको पता चला, यहाँ पे जब आया, सिर्फ खाली नाव जो शिप होता है, यहाँ पे आया राजा खलीफा के पास, ईरान पहुंचा। इसको पता चला कि मेरा सामान जितना भी है, जितने भी सारे चीजों को लूट लिया गया है रास्ते में। इसका दिमाग खराब हो गया। इसका दिमाग खराब है कि अब क्या किया जाए। ये पूरे गुस्से में यहाँ पे संदेश भिजवाया कि सबसे पहले जहाँ पे लूटा गया है वहां पे एक टीम भेजा। फिर इन्होंने क्या किया, एक टीम फिर से तैयार करवाया, फिर एक टीम तैयार करवाया, फिर एक टीम तैयार करवा के जहाँ पे सामान इसका लूटा गया तो वहां पे आया इसका टीम, ठीक है। वहां पे आके पूरा पता करवाया। तो ये राजा खलीफा का कहना था कि पहले देखिए, ये जो खलीफा राजा था ना, इसका नाम भी आप लोग जान लीजिए। इसका नाम था अल हजाज, ठीक है, अल हजाज। इसका नाम क्या था, अल हजाज। तो हम लोग बार बार खलीफा खलीफा बोल रहे थे, तो ये खलीफा भी बोल सकते हैं, अल हजाज। इस राजा का नाम क्या था, अल हजाज। तो अल हजाज जो है यहाँ पे एक टीम भेजा कि जाओ सबसे पहले वहां पे ये पता करो कि उस एरिया का राजा कौन है। मतलब उस एरिया में कोई तो कोई राजा होगा या किसी का तो अधिकार होगा उस एरिया पे, तो पहले वहां पे पता करो कि उस एरिया में राजा कौन है। तो जब यहाँ पे ये अपने टीम को भेजा तो टीम यहाँ पे पता करवाया, तो यहाँ सिंध के प्रदेश में एक राजा दाहिर नाम का एक राजा रहता था। कौन था, राजा दाहिर नाम का एक राजा रहता था, ठीक है। इस एरिया पे अपना छोटा सा राज्य था, वहां पे अपना अधिकार जमा के रहता था राजा दाहिर। और ये कि हिंदू था, हिंदू राजा था, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हिंदू राजा दाहिर था और यहाँ पे अधिकार करके अपना रहता था। तो यहाँ से इन्फॉर्म दिया इसको खलीफा को, यहाँ पे एक राजा हिंदू है जो कि राजा दाहिर नाम है और यही इसी के आसपास है। इसने तुरंत इस पे इसको निमंत्रण, इसको बताया गया, इस पे इसको संदेश भेजा गया कि आप मेरा सामान रिटर्न कीजिए। डायरेक्ट इन्होंने अल हजाज क्या बोला कि आप मेरा सामान रिटर्न कीजिए, मेरा जितना भी धन संपत्ति, जितने भी महिलाओं को जितने, देखिए यहाँ से तो कई सारे खजाने लूट के लेके जा रहे थे ना, बहुत सारा सामान था। यहाँ तक कि जितने भी श्रीलंका के महिलाएं लोग को, तो उन सबों को, पुरुष जितने भी थे उसको भी लेके जा रहे थे, जिससे कि यहाँ पुरुष को काम करवाया जा सके और महिला को हरम दल में रखा जा सके। इस क्रम में अब सभी को लुटेरा ऐसा था कि एक भी चीज नहीं छोड़ा। यहाँ की जो देखिए सामान तो लूटा लूटा ही, हीरे जवाहरात जितने भी थे वो सारे चीज तो लूटा ही, लेकिन जितने भी महिलाएं थी उन सभी को भी इन्होंने क्या कर लिया, ये लुटेरा ने लूट के। और समुद्री लुटेरा था ये सब। ये कौन था, समुद्री लुटेरा था। ये पूरी चीज को लेके कहाँ चले गए किसी को कोई पता नहीं चला। और अब राजा दाहिर पे आरोप लग रहा था कि आप ही लिए हैं, क्योंकि देखिए जाहिर से इसका भी तो एक तरह से कहना सही था कि अगर इस एरिया में अगर चोरी होता है तो इसके साइड के एरिया को मैं पता करेगा पहले राजा कौन थे। इस पे पूरा फोकस करके बता रहा था कि आप मेरा सामान अब वास्तव में जानते हैं राजा दाहिर ने सामान नहीं लूटा, इसको जानकारी भी नहीं था कि यहाँ पे सामान लूटा गया है, ठीक, लूटपाट के कांड हुआ है। राजा दाहिर बोल रहे हैं इसको कि भैया हम नहीं आपका सामान लूटे हैं, हमको कुछ भी पता नहीं है। लेकिन ये जो अल हजाज हैं ये तो बार बार इसको प्रेशर दे रहे थे कि आप मेरा सामान लौटाइए तो हम युद्ध करेंगे। बात नहीं माना। इस तरह से करते करते तब लास्ट में क्या हुआ, अल हजाज ने बोला कि अब हम पे आप पे अटैक करेंगे। फिर इसने क्या किया, तो राजा दाहिर लास्ट में बोलता है कि आपको जो इच्छा है तब कर सकते हैं। लास्ट में क्या हुआ, अल हजाज बिन ने फिर एक टीम, नया टीम तैयार करवाया, फिर एक टीम, और वो जबरदस्त तरीके से टीम तैयार करवाया। एक जो टीम अब जो तैयार करवाया गया, उस टीम को तैयार करके देखिए, अब जो ये टीम अल हजाज बिन ने एक टीम तैयार करवाया, क्या करवाया, एक टीम तैयार करवाया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टीम तैयार करवाया और ये टीम बहुत बड़ी सेना के रूप में था, बहुत बड़ी संख्या में टीम, बड़ी संख्या में सेना को तैयार करवाया। और इस टीम का कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया, तो वही
बिन कासिम, यही मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे अटैक करता है पहली बार। ठीक है, अभी तक तो बात विचार हो रहा था, यहाँ पे सिर्फ बात कर रहा था कि आप मेरा सामान लौटाइए, राजा दाहिर पे प्रेशर बना रहा था, लेकिन वास्तव में ये लिया नहीं था। लेकिन ये लोग तो मानने के लिए तैयार नहीं था, ये तो बोल रहा था कि आप ही लिया। इसने क्या किया, एक टीम तैयार करवाई और बहुत बड़ी सेना में अल-हज्जाज बिन, इसने क्या किया, एक मोहम्मद बिन कासिम नाम के व्यक्ति को तैयार करा। और ये मोहम्मद बिन कासिम पता है कौन थे? इन्हीं के अल-हज्जाज के कौन थे? दामाद थे। इनके कौन थे? दामाद थे। अल-हज्जाज बिन के कौन थे? दामाद थे। और इनका क्या थे? सैनिक कमांडर भी थे इनका अल-हज्जाज का। ठीक है, तो इसको भेजता है और इससे अटैक करवा देता है। कहाँ पे? राजा दाहिर पे। इससे अटैक करवा देता है राजा दाहिर पे। राजा दाहिर पे जो अटैक करवाता है, इस युद्ध को क्या बोला जाता है? रावर का युद्ध बोला जाता है। कौन सा युद्ध बोला जाता है? रावर का युद्ध बोला जाता है। आप लोग इस बात को समझ गए? इस युद्ध को क्या बोला जाता है? रावर का युद्ध। रावर के युद्ध में जब मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया, तो आप लोग को पता चल रहा है ना, पूरी देखिए, पूरी समझते हुए जाइएगा क्यों हुआ, क्या है हुआ, किस कारण से अटैक करवाया गया, आप लोग समझते जाइएगा पूरा डिटेल में। तो मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे हिंदू राजा जो राजा दाहिर थे इस पे अटैक किया। राजा दाहिर जब अटैक किया तो यहाँ के राजा हिंदू जो राजा थे, राजा दाहिर, उसको ये मार देते हैं। कौन से युद्ध में मार देते हैं? तो रावर के युद्ध में मार देते हैं। तो ये घटना कब की थी? देखिए, ये घटना थी आप लोगों का, ये घटना थी 712 ईस्वी की घटना है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। ये घटना थी 712 ईस्वी की। ठीक है, हम यहाँ में बता देते हैं, ये 712 ईस्वी की घटना है। इस समय अटैक करके इसके राजा दाहिर को, और इसकी जो दो पुत्रियां थी, राजा दाहिर को तो मार ही दिए, और इसकी दो पुत्रियां थी उसको क्या किए, ये यहाँ से, और यहाँ पे पूरा मार काट पूरा किया करवाया। ठीक है, पूरा मार काट करवाया। आप लोग को जब पढ़ाएंगे स्लाइड में तो आप लोग को दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ पे मार काट कटवाया करवाया गया था। देखिए किस प्रकार से मार काट कटवाया गया था, इस प्रकार से करवाया गया था। तो अभी हम लोग समझ रहे हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा मार काट करवाया। मार काट करवाने के बाद ये राजा दाहिर की दो पुत्रियों को भी कब्जा करके का क्या कर लिए, यहाँ पे लेके चले आए, रिटर्निंग हो गए। यहाँ पे कौन लेके चला है? ठीक है, यहाँ पे लेके चले गए दो पुत्रियों को। अब यहाँ से जब ये मार काट करके चला है, तो ये मोहम्मद बिन कासिम यहीं पे रुक गया। मोहम्मद बिन कासिम जो है यहीं पे रुक गए। मोहम्मद बिन कासिम यहीं पे रुक गए। यहाँ पे रुकने के क्रम में क्या हुआ, यहाँ पे अब आधिपत्य जमाने लगा, यहाँ पे अपना शासन जमाने लगा। देखिए, आया था तो दूसरे काम से, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे अपना आधिपत्य जमाने, इस एरिया में अब इसका राज हो गया, इसी एरिया में। हालांकि देखिए, यही चीज आप लोग को इतिहास से समझना पड़ेगा कि देखिए, जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यही यही प्रक्रिया हुआ था ना, कि जब वास्को डी गामा भारत में जब आया था, यहाँ पे केरल के पास आया था, तो वो किस लिए आया था? वो आया था सिर्फ क्या के व्यापार करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे आधिपत्य, छोटा सा केरल के जगह पे आधिपत्य अपना जमाया, तो क्या कर लिया, पूरा एरिया को खा गया, पूरा एरिया पे कंट्रोल कर लिया। तो वही कारण यहाँ भी समझने का, आप लोग देखिए, इतिहास हम लोग को बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन हम लोग अभी भी नहीं सीख पा रहे हैं। यहाँ पे ये किस लिए आया था? ये तो अपना सामान रिटर्न करने के लिए आया था, लेकिन जब ये मार काट यहाँ पे कर लिए, तो यहाँ पे क्या किया, इसको तो रिटर्न हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर रुक के लगभग लगभग 100 साल से ज्यादा यहाँ पर शासन किया। 100 साल से ज्यादा क्या किया, 100 साल से ज्यादा इन्होंने क्या किया, इस एरिया में शासन किया, सोच सकते हैं। और धीरे धीरे करके पूरा आगे जो तुर्की आक्रमण होगा, फिर मोहम्मद गौरी, लास्ट में क्या हुआ, मोहम्मद गौरी जो आया, पूरा क्या क्या, पूरा एरिया पे कब्जा कर लिया था, पूरा इंडिया पे कब्जा किया हुआ था। तो यही कारण था, हम लोग को सीखने की जरूरत है। ठीक है, तो उसके बाद कहानी क्या होता है, आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं कि हिंदू राजा दाहिर को मार ही दिया, इसकी दो पुत्रियों को लेके चला गया, और मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आधिपत्य अपना जमाने लगा। और यहाँ की दो, इसकी जो दो पुत्रियां थी, इसको भी एक लेके चले गया, और यहाँ से लगभग 600 महिलाओं को ले गया। यहाँ से लगभग 600 महिलाओं को ले गया। ठीक है, और इस सभी महिलाओं को लेके क्या किया, यही हरमदल में रखा गया। ठीक है, हरमदल में रखा गया। अब आप लोग को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, क्या कारण था, क्यों मार हुआ, ठीक है, कि किस लिए लड़ाई हुआ, क्या कारण था, सब कुछ हर एक चीज को मैंने समझा दिया। और एक चीज और ध्यान में रखिए, अगर किसी लोग को अगर कंफ्यूजन नहीं हो तो मैं एक चीज बता, ये जितना जो एरिया था ना, ये पूरा पानी है। ठीक है, इस एरिया में पूरा क्या है, पानी है। इस एरिया में क्या है, पूरा पानी है। ये जो आए थे समुद्री जहाज से आए। अगर कोई ये बात को, कुछ लड़के ये ना समझ ले कि
जहाज से आए थे उड़ने वाले, क्योंकि उस समय तो जहाज उड़ने वाला था नहीं। ये लोग समुद्री जहाज से आए थे, ठीक है, इसलिए समुद्री जहाज से आते थे और समुद्री जहाज से जाते थे, जैसे कि समुद्री लुटेरे ने यहाँ पे लूट लिया था। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप लोग इसको बार बार रिवीजन करके देखिएगा, एक बार नहीं 2 बार समझिएगा, और पूरी अच्छे तरीके से जब समझ लीजिएगा तब आप लोग को पूरा फ्रेमिंग के रूप में समझ में आ जाएगा। अब आप लोग को कोई डाउट रहा, और एक बात, अब अंतिम बात मैं बता देना चाहता हूँ। जब इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम ने इस एरिया में आधिपत्य कर लिया, तो उसके बाद पता है यहाँ पे क्या करने लगे, यहाँ पे कई तरह के कर लगाने लगे, ठीक है, कई तरह के कर लगाने लगे। कर क्या लगाया था, तो कर भी बहुत तरह, जजिया कर जो सुने होंगे आप लोग, जो कि आगे भी पढ़ेंगे आप लोग, आगे भी पढ़ेंगे जजिया कर के बारे में, वो जजिया कर लगाया था। और इन्होंने अपना क्या किया, यहाँ पे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। जजिया कर लगाने का मतलब क्या था, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। क्यों कि जजिया कर में होता था कि जितने भी मुस्लिम हैं वो कर नहीं देंगे, बाकी सभी को कर देना पड़ता था, ये कंडीशन था। सोच सकते हैं, अभी हम लोग पूरे डिटेल में इसका पढ़ेंगे पूरे स्लाइड में, जितने भी स्लाइड हमारा हम लोग का एनसीईआरटी के अनुसार बना है उसमें हम लोग, तो हम लोग ने समझा दिया इस बात को, आप लोग समझ चुके हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग पूरे अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, और इस फ्रेम को भी आप लोग समझ चुके हैं, पहले कौन आया था इसको भी हम समझा दिए, इसको भी हम समझा दिए कि कौन कौन पहले आया था, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से समझ चुके हैं। चलिए अब हम लोग इसके टॉपिक पे आते हैं कि अब आप लोग को एक एक लाइन समझ में आएगा कि क्यों आया था, ठीक है। हर चीज को हम लोग समझ चुके हैं। चलिए अब देखिए, अब क्या होता है कि अब इस लाइन को तो आप लोग को समझने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। देखिए, भारत के सिंध पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद इसका तात्कालीन कारण भी आप लोग समझ गए होंगे कि मोहम्मद बिन कासिम के जो हेड थे कौन थे, अल हजाज जो थे, जो कि खलीफा थे, वो उसने क्या किया, टीम भेजा था। उसने टीम भेजा था कि जाइए यहाँ पे श्रीलंका को लूटिए, और श्रीलंका के लूट के जब जा रहे थे तो यहाँ पे कुछ लुटेरों ने, समुद्री लुटेरों ने लूट लिया सामान, और आरोप किस पे लगा दिया गया, राजा दाहिर पे। राजा दाहिर पे इसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। अटैक किसके द्वारा करवाया गया, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया और यहाँ पे अपना आधिपत्य जमा लिया मोहम्मद बिन कासिम ने, और यहाँ पे लगभग 100 साल से ज्यादा शासन किया मोहम्मद बिन कासिम के अरबी शासक ने, ठीक है। और 600 महिलाओं को यहाँ से ले गया। ये घटना थी 712 ईस्वी की। आप लोग यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देवल नामक जगह था, यहीं पे ये जो सिंध पे जो अटैक किया था ना, यहाँ पे देवल बोल सकते हैं, यहाँ पे देवल लिखे हो, खैर तो हम तो लिखे थे देवल नामक जगह पे हुआ था, ठीक है। तो देवल नामक जगह जगह पे हुआ था, और कुछ लुटेरों ने श्रीलंका से आ रहे जहाज को लूट लिया था। आक्रोश में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर पर हमला किया, जिसे रावण का युद्ध का। हमने इस सारे टॉपिक को वहां पे समझा दिया। तो इस स्लाइड में आप लोग को समझने के लिए अब कुछ नहीं रहा, और बहुत इंपॉर्टेंट देख सकते हैं किस तरह से समुद्री लुटेरों के द्वारा यहाँ पे लूटा गया था सामान। इस समुद्र के किनारे यही राजा दाहिर का महल था यहाँ पे, जहाँ पे यहाँ पे अपना शासन करने के बाद यहाँ पे पूरा मारकाट करवाया गया, देख सकते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके हैं। चलिए अब इस स्लाइड में कुछ समझने के लिए नहीं है, अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि क्या है। ये सब कुछ समझ चुके हैं आप। देखिए इसके बाद क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम जब मोहम्मद बिन कासिम जी यहाँ पे अपना आधिपत्य जमा लिए, तो अब क्या होता है कि यहाँ पे अपना प्रभाव में क्या क्या कर दिए। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ हुआ कि धन लूटा गया। सबसे पहला काम इसने क्या किया, धन लूटा, एकदम जोरों शोरों से धन लूटा। यहाँ पे क्या किया, जोरों शोरों से धन लूटा, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ाई इन्होंने। दूसरा काम किसने किया, इसने जजिया कर लगा दिया। यहाँ पे जजिया कर क्या होता है इसको भी अभी हम समझाएंगे, ठीक है। लोगों ने आत्महत्या कर ली। यहाँ के लोगों ने मजबूरन क्या किया, जब धन संपत्ति हर चीज को लूटा गया तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, आत्महत्या करना चालू कर दिया, अपने आप में मरना चालू कर दिया। महिलाओं ने जौहर कर लिया। अब इस बात को समझिए कि महिलाओं ने जौहर कर लिया। जौहर का मतलब समझते हैं आप लोग, एक मूवी देखे होंगे, एक मूवी का नाम था पद्मावत, पद्मावत ही था, हाँ पद्मावत था, ठीक है। इस पद्मावत में देखे होंगे कि ये जो दीपिका पादुकोण थी, इन्होंने जौहर किस प्रकार किया था, उस लास्ट सीन में आपको दिखाया गया हो, जिसमें कि अलाउद्दीन खिलजी का रोल किसने किया था, रणवीर सिंह जी ने किया था, रणवीर सिंह ने किया था। तो रणवीर सिंह जो अलाउद्दीन खिलजी के रूप में थे, वो जब पद्मावत को बंदी बनाने के लिए जा रहे थे, तो उस समय क्या हुआ था, पद्मावत के साथ जितनी भी सारी महिलाएं थी, सभी हाथ में दीपक लेकर क्या कर रहे थे,
बहुत ही विशाल अग्नि कुंड में क्या करते हैं, अपने आप को जला दिया। उस अग्नि कुंड में क्या किया, अपने आप को जला दिया। उसी को बोलते हैं हम लोग जौहर। आप लोग को मैं पिक्चर में भी दिखा सकता हूँ। देखिए देखिए जौहर किस प्रकार के होता था। यहाँ पे आग का गोला के रूप में जल रहा है और एक एक करके सभी महिलाएं इसमें क्या करती है, अपनी जान दे देती, जिंदा जल जाती थी। इसी को जौहर बोलते थे। क्योंकि जब अटैक होता था ना, तो अटैक होता था, बाहरी आक्रमण होता था, तो कई महिलाएं क्या करती थी, जौहर कर लेती थी कि हम बंदी गृह में नहीं जाएंगे, हम अपने आप को मार देती थी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जौहर बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके हैं। ये तो भी समझा दिया, हरमदल के बारे में समझा दिया, ये भी समझ चुके हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। चलिए, तो समझ गए पद्मावत मूवी में इस प्रकार के दिए गए हैं सीन। तो जौहर कर लिया। अब देखिए महिलाओं को दास बनाकर ले जाया गया, महिलाओं को भी क्या कर गया, लेके जाया गया और कहाँ पे रखा गया, हरमदल में रखते थे वो लोग। ठीक है, इस प्रकार से समझिए। आगे क्या, इस बात को आप समझिए कि जजिया कर, जजिया कर क्या था, इस बात को भी हम लोग समझते हैं। जजिया कर था कि जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगाया गया था, गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता है। इसका मतलब है कि कोई भी मुस्लिम इस कर का भुगतान नहीं करेगा, मतलब कोई भी मुस्लिम जो है इस कर का भुगतान नहीं करेगा। इसका कहने का मतलब था कि इस एरिया में जितना भी अगर जजिया कर लग गया है, तो जजिया कर में जितने भी मुस्लिम है उन लोगों को कर देने की जरूरत नहीं है, वो लोग कर मुक्त हैं, मतलब कर नहीं देंगे। अब बाकी जितने भी धर्म के लोग हैं, चाहे जिस संप्रदाय के हों, आप लोगों को कर देना होगा। मतलब सिर्फ मुस्लिमों को छोड़कर बाकी बस सभी को कर देना पड़ रहा था। तो इससे क्या प्रमाण प्राप्त होता है, इससे यही प्रमाण प्राप्त होता है कि इन्होंने इस्लाम का प्रचार प्रसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। ठीक है, इस बात को भी आप अब देख सकते हैं, जजिया कर इस प्रकार से लिया जाता था। लेकिन देखा जाता है तो कुछ चीजों में इसने छूट दी थी। जैसे किस चीज में छूट दिया था, जैसे बच्चे पे दिया था। देखिए बच्चे तो कमा नहीं सकते थे, तो ये कर कहाँ से देते, तो इसको छूट दिया गया था, चलो इसको छोड़ देते हैं। बूढ़े बूढ़े भी कमा नहीं सकते, तो इसको भी जजिया कर नहीं लिया जाता था, इससे भी। विकलांग, विकलांग से भी जजिया कर नहीं लिया जाता था। क्यों, क्योंकि ये भी कमा नहीं सकते हैं। और एक ब्राह्मण पे, ब्राह्मण पे भी कर जजिया कर नहीं, क्योंकि इसके बारे में जानते थे कि ये तो पूजा पाठ करवाते हैं, तो इससे हम कर क्या लेंगे, इससे नहीं लिया था। और महिलाएं, महिलाओं से भी कर नहीं लिया, क्योंकि उसको पता था कि महिलाओं तो घर में रहती है, ये कमाने तो जाती ही नहीं, तो इससे भी कर नहीं लेते थे। लेकिन बात समझिए कि बच्चे, बूढ़े, विकलांग, ब्राह्मण, महिलाएं जितने भी थे, ये किसी भी धर्म से हो, इससे कर नहीं लिया जाता। चाहे अगर ये हिंदू ही है तब पर भी इससे कर नहीं लिया जाए। क्यों, लेकिन इस कंडीशन में होना, चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े हो या विकलांग हो या ब्राह्मण हो या महिला हो, ये कोई भी हो, इससे कर नहीं लिया जाता। बाकी जितने भी हैं सिर्फ मुस्लिम को छोड़कर सभी से कर लिए जाते थे। तो आप लोग समझ चुके हैं अच्छे तरीके से। इसके बाद जब हम तुर्की मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, देखिए अभी तो हम लोग अरबी मुस्लिम के बारे में पढ़ रहे हैं, जो मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था। ठीक है, 712 ईस्वी में। ठीक है, तो लेकिन हम लोग ये समझने का प्रयास कि जब तुर्की मुस्लिम अटैक जब होगा, तो ये इससे भी ज्यादा आक्रामक थे। सोचिए कि ये जब इतना तबाही मचाया, इतना आक्रामक, इतना रोल अदा किया, कितना तरह से लूटा। सोचिए, ये कहा जा रहा है कि तुर्की मुस्लिम जो है ना, इससे भी ज्यादा आक्रामक थे। मतलब इससे भी ज्यादा क्या, खतरनाक थे। मतलब किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे थे। अब आगे समझते हैं हम लोग इसके बारे में। ये स्लाइड भी आप लोग को लगभग समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, इस बात को भी हम समझा दिए हैं। चलिए यहाँ पे देखें, आगे देखते हैं क्या। अब इसके तथ्य समझते हैं। अरब जी जब आए थे तो इन्होंने क्या 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 लेके आए थे, वहां से जलेबी, समोसा, कुर्ता पैजामा, ये सब वस्तुएं जो है ना अरब से ही भारत लाई गई थी। ये सब चीज जो है ये सब कहाँ से लाए गए थे, अरब से ही लाए गए थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इन लोगों ने इस्लाम का प्रचार किया, इन लोगों ने क्या किया, इस्लाम का प्रचार किया। लेकिन ये लोग क्रूर नहीं थे, इन्होंने भारतीय ज्ञान और पुस्तकों को भी सम्मान किया। देखिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसके विपरीत क्या होता है, तुर्की मुस्लिम जो है ना आक्रमणकारियों ने क्रूरता दिखाई और इस्लामिक साहित्य को छोड़कर अन्य सभी पुस्तकों को जला दिया। देखिए ये दोनों में कितना डिफरेंस है, अरबी मुस्लिम और तुर्की मुस्लिम। देखिए एक अरबी मुस्लिम जो कि पहले आया, और उसके बाद कौन आया, तुर्की मुस्लिम आया। ठीक है, उसके बाद तुर्की आया। अरबी में तो कम से कम इतना तो सहनशीलता था कि ये जब आए थे तो देखिए लूटपाट तो इसका काम ही था, लूटपाट तो किया है, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ा।
और जितने भी इसका जो इसका काम था वो तो किया है। लेकिन इसमें थोड़ी सी अच्छी बात ये हमको नजर आई कि इन्होंने जब यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे जो इन भारत की जो अच्छी अच्छी ज्ञान की पुस्तकें थी, इन लोगों ने उनको पढ़ा भी और उनका सम्मान भी किया। यहाँ की जो भारत की जो पुस्तकें थी उसका सम्मान किया, और अच्छी अच्छी पुस्तकों की ये अपने पास लेके भी गए। ये लोग अरब लेके भी गए अपने अच्छी अच्छी पुस्तक को, और उसको पढ़ा भी, उस बुक का इज्जत भी किया, सम्मान दिया, ठीक है। लेकिन वही अगर हम लोग जब तुर्की के बारे में पढ़ेंगे, तुर्की मुस्लिम, जिसमें कि हम लोग गजनी सब जो आक्रमण किया है इंडिया पर, वो लोग इतना कट्टर थे कि वो लोग, पता है कि उसका कहना था कि हम 100% सही हैं। ये जो तुर्की मुस्लिम जब आएंगे आगे के चैप्टर में जब हम पढ़ाएंगे, इसका कहना, देखिए हम दोनों को इसलिए कंपैरिजन करके पढ़ा रहे हैं कि आप लोग को कन्फ्यूजन ना रहे। दोनों में कंपैरिजन अगर एक बार हो जाएगा तो आप लोग को कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन कितना ज्यादा हैवानियत किए थे इंडिया पे, ठीक है। ये भी किए थे लेकिन इससे कम किए थे, तुर्की मुस्लिम से कम किए थे। तो इस तुर्की मुस्लिम का कहना था कि मैं 100% सही हूँ और मेरे से अलग सोचने वाला वो गलत है, इनका कहना था, तुर्की मुस्लिम का कहना था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, आक्रमणकारी बहुत ही क्रूरता दिखाई, और ये क्या किए कि जितना भी क्या इस्लामिक पुस्तक था उसको छोड़ के बाकी बस सभी पुस्तकों को क्या कर दिया, जला दिया। देख सकते हैं सिर्फ इस्लामी पुस्तक इंडिया में जितने भी, भारत में जितने भी इस्लामिक पुस्तक थे उसको छोड़ करके अब बाकी बात जितने भी अच्छे पुस्तक, चाहे जितने भी पुस्तक हो, सभी को क्या किया, इन्होंने जला दिया। इतना आक्रामक थे ये लोग। क्या कहते हैं ये लोग, अच्छी अच्छी पुस्तकों को, भारत के अच्छे अच्छे पुस्तकों को नहीं जलाया था, उसको पास ले गए, उसका सम्मान किया ये लोग। ये कौन, अरबी लोग, ठीक है, अरबी मुस्लिम। तो आप लोग दोनों में कंपैरिजन समझ सकते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था थी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है, देखिए, कट्टरवाद और तुर्की क्या था, एक नंबर का कट्टरवाद था। कट्टरता का मतलब क्या होता है पता है, जिसे अपने से सही होने का अतिवादी यकीन हो, मतलब जिसे अपने सही होने का अतिवादी हो। मतलब मैं 100% सही हूँ। तुर्कों का कहना था कि मैं 100% सही हूँ। मैं क्या हूँ, 100% सही हूँ। मुझसे अलग सोचने वाला व्यक्ति क्या है, गलत है। मतलब हमसे जो अलग सोचेगा वो गलत है, इसका ये तर्क था। और यही तर्क को ये मानते थे, इसलिए क्या थे, ये कट्टरवादी थे। ये किसी को कुछ समझते ही नहीं थे, जिसको, मतलब इसका कहना था कि मैं ही जो हूँ मैं ही हूँ। अरबी और तुर्क में समझ गए कि क्या अंतर था। अरबी तो कम से कम ये तो समझते थे कि नहीं, जो सही था, अगर अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ा उन लोगों ने। लेकिन ये क्या किया, पुस्तकों को भी जला दिया। और इन लोगों ने क्या कहा कि इस्लाम में जो लिखा हुआ है वही सत्य है, बाकी बस सब कुछ गलत है, बाकी कुछ नहीं सर, बस यही इनका कहना था। आगे बढ़ते हैं। सिंध का इतिहास, ये जो जितनी सारी जो घटनाएं हैं, देखिए ये सब जो जितनी सारी घटनाएं हुई है, ये सब जितने घटनाएं हुई, ये सब जितने घटनाएं हुई, ये सब जितने मारकाट, सिंध पे आक्रमण, ये सब जितने सारे चीज हुए हैं, इन सभी की जानकारी हम लोग को कहाँ मिलती है, इन सभी की जानकारी हम लोग को चचनामा एक पुस्तक है, उसी में हम लोग को जानकारी मिलती है। और इसी में हम लोग को मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बारे में भी बताया गया है। इस पुस्तक में पता है क्या लिखा गया है, आप लोग सोचिएगा तो हैरान हो जाएंगे। इस पुस्तक में जो मोहम्मद बिन कासिम है, इसको कौन मारा, इन्हीं का कौन मारा था, इन्हीं का ससुर मार दिया था। कौन, अल हजाज, ये मारा था। देखिए आप, कौन मारा था, यही यही खलीफा जो राजा थे, जिसने अपने दामाद को भेजा था अटैक करने के लिए, मोहम्मद बिन कासिम को, यही मार दिया था। ये जो है ना आपका अल हजाज, यही मार दिया। किसको, इसको मार दिया। मारने का कारण पता है क्या है, ये जो हिंदू राजा जो दाहिर थे, राजा दाहिर की जो पुत्रियां दो को ले गया था, यही दो पुत्रियों ने इस पर आरोप लगा दिया था मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर कि ये लोग हमारे साथ बदसलूकी किया और मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। इस चीज को ये अल हजाज समझ गए कि इनके साथ गलत गलत किया। अल हजाज बिन यही चीज सोच के कि इसके साथ बदसलूकी किया था राजा दाहिर, क्योंकि राजा दाहिर की बेटी जो है ना, इसके साथ बहुत घुल मिल गया था, बहुत इसका प्रेरणादायक बन गया था अल हजाज का। तो इस वजह से इसको पता चला गया कि इसकी वो दो पुत्रियां जो थी ये राजा दाहिर की, उस पे ये मोहम्मद बिन कासिम पे आरोप लगा दिया गया कि ये इसके साथ बदसलूकी किया। और इसी क्रम में अल हजाज बिन ने इसको बहुत ही बुरी तरीके से मारा था, मोहम्मद बिन कासिम को। गाय का चमड़ा में पैक करके इसको दम घुटने से मार दिया था, सोच सकते हैं, इसी का ससुर।
ठीक है। लेकिन ये अल हज्जाज ऐसा आदमी था कि ये क्या करवाया, सारा काम किससे करवाया, मोहम्मद बिन कासिम से। इसी को भेजा मार करने के लिए यहाँ पे हिंदू, यहाँ पे इंडिया में, और यहाँ पे आधिपत्य जमाया। लेकिन अंत में यही अल हज्जाज बिन यूसुफ ने इसको मार देते हैं। अब समझ में आया कि मोहम्मद बिन कासिम का मृत्यु कैसे हुआ था, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मोहम्मद बिन कासिम को इसकी जानकारी कहाँ पे मिलती है, तो चचनामा में मिलती है। और यहाँ से सिंध के इतिहास के बारे में, सिंध में जितने भी घटनाएं हुई थी उन सभी का जानकारी कहाँ मिलती है, चचनामा में मिलती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरबों का योगदान, अरबों ने सिंध पर खजूर की खेती किया। जब सिंध पर ये जो मोहम्मद बिन कासिम जब रहने लगे तो यहाँ पे क्या किया, खजूर की खेती करने लगा। सिंध के एरिया में खजूर का खेती ज्यादा मात्रा में इसने लगाया। ऊंट का पालन प्रारंभ किया। ऊंट का भी पालन इन्होंने लोगों ने ही कहाँ पे किया, सिंध के एरिया में पालन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और ये देख सकते हैं चचनामा पुस्तक यहाँ पे है, इसी से इन लोगों की जानकारी मिलती है। और इस बात से आप लोग को तो समझ में आ गया होगा कि तुर्की मुस्लिम और अरबी मुस्लिम में क्या अंतर भी था और क्या क्या परेशानियां था, और किस तरह से ये लोग इंडिया पे आके अपना आधिपत्य जमा ले। देखिए, एक बात आप लोगों को ये समझा देने का प्रयास करता हूँ। अगर ये अटैक जानते हैं रुक सकता था उस समय, आप लोग तर्क दीजिए। यहाँ पे पता है, यहाँ पे दो राजा हुआ करते थे, मैं उनका नाम लिखता हूँ। यहाँ पे एक प्रतिहार वंश था, एक प्रतिहार वंश था, बहुत ही शक्तिशाली था। ठीक है, एक यहाँ पे चालुक्य वंश था, चालुक्य वंश था, ये भी बहुत शक्तिशाली था। हालांकि जब मोहम्मद बिन कासिम का यहाँ अरबी लोग यहाँ पे अटैक करने का प्रयास किया, ये दोनों पे प्रयास किया था, प्रतिहार पे भी प्रयास किया था अटैक करने का, और चालुक्य पे भी अटैक करने का प्रयास किया था। लेकिन बात है क्या हुआ था पता है, बात हुआ था कि ये लोग इतने शक्तिशाली थे कि ये लोग जीत गए थे, मतलब इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा इसका। जब ये अरबी लोग इस पे भी अटैक करने का प्रयास किया, लेकिन ये लोग बहुत शक्तिशाली थे। क्या हम लोग यहाँ पे एक चीज सोच सकते हैं, अगर ये लोग चाहते, प्रतिहार और चालुक लोग अगर चाहते, तो क्या इसको बचा सकते थे राजा दहर को? हाँ, जरूर बचा सकते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग को ये समझना चाहिए कि ये हमारे इंडिया पे अटैक किया है। इसको ये नहीं, इसको ये लोग को ये लगता था कि जिस जिस पे अटैक किया वो जाने। इसका मतलब क्या है, एकता का अभाव, एकता का अभाव था। एकता का क्या था, अभाव था। किसी में एक दूसरे, चालुक्य अपने में रहता था, प्रतिहार अपने में रहता था, सब जितने भी राजा रहते थे सब अपने में रहता था, और सभी एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे कि कोई ये क्षेत्र ना अपना ले, चाहे वो क्षेत्र अपना ना ले। इस क्रम में मिल के कोई नहीं रहता था। यही कारण है कि क्या हुआ, अरबी मुस्लिम यहाँ पे अटैक किया और कोई यहाँ पे कुछ नहीं किया, और यहाँ पे रहते रहते पूरा एरिया को क्या कर लिया, कब्जा लिया। तो यही कारण था। और यही कारण क्या था, जब हम लोग का वास्को डी गामा भी जब आया तो क्या यहाँ के राजा को अपने अंडर में कर लिया, और यहाँ से धीरे धीरे अपना पूरा शासन कर लिया। आगे जब हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे वास्को डी गामा के बारे में, तो इस प्रकार से हुआ था। तो यही चीज हम लोग को समझने की बात है कि हम लोग को एकता बहुत जरूरी है। ठीक है, एकता के कारण नहीं, देख लिया हम लोग इतिहास कितना बार हम लोग को समझाया है। यहाँ से भी हम लोग इतिहास के बारे में समझ सकते हैं कि अगर एकता नहीं, अगर एकता रहता तो यहाँ पे इसको अटैक भी नहीं होने देता और इंडिया सुरक्षित भी रहता। लेकिन क्या हुआ, नहीं बचा पाया। तो यही कारण आज भी वही चीज हम लोग को देखने को मिलता है, एकता का अभाव रहता है, एक दूसरे से द्वेष भावना बना हुआ बरकरार रहता है। अगर एकता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम लोग का ये अरबी आक्रमण पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, और अगली वीडियो में हम लोग इसका, इससे जितने भी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उन सारे को यहाँ पे लाया जाएगा, और आप लोग उस एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव को लगाइएगा। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर पे कमेंट कर लीजिए, पूरा एनसीईआरटी के अनुसार पूरा चैप्टर को बताया गया। आप इस चैप्टर को पढ़िए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव करेंगे, और उसके बाद तब हम लोग तुर्की मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि मोहम्मद गजनी से लेकर मोहम्मद गौरी तक पूरा कंप्लीट करवाए, और इसी फॉर्म में पूरा तरह से आप लोग को समझाया जाएगा कि किस प्रकार से ये लोग आए थे। तो ठीक है, धन्यवाद। आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके और हमें सपोर्ट करें। और पूरा का पूरा ये एनसीईआरटी के अनुरूप चल रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी के आधार पर पूरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, और पूरा हिस्ट्री आप लोग का कंप्लीट करवाया जाएगा। यहाँ तक कि आपका जो हिस्ट्री जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोग का पॉलिटी पढ़ाया जाएगा, इसी फॉर्म में पूरा एक एक चीज को समझाया जाएगा उसमें भी। उसके बाद ज्योग्राफी भी इसी पैटर्न पे आप लोग को समझाया जाएगा। पहले चैप्टर पढ़ाया जाता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद उसका एमसीक्यू भी साथ में लेके चलते हैं अगली वीडियो में। तो चलिए, धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें।
ठीक है, धन्यवाद।